अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाजरीन, इस वक्त लाहौर समेत पंजाब के 8 अजला में जुज़वी लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन की वजह स्मॉग है। बढ़ती हुई जो इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी है उसके सबब इन 8 अजला में छुट्टी है। लेकिन बुनियादी तौर पर मसला है क्या, इस मसले का हल क्या हो सकता है और इन छुट्टियों में आपने क्या कुछ करना है, इस सब को आज हम डिस्कस करेंगे। लाहौर शहर की बिलखुसूस बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर 350 प्लस है, जो कि ख़तरनाक तरीन है। आँखों में मसला होना, सीने में तकलीफ़ होना, सांस लेने में दुश्वारी होना, ये सब बुनियादी मसाइल हैं जो लाहौर के शहरियों को इस वक्त झेलना पड़ रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से धुएँ का अखराज होता है, सिर्फ इसलिए कि फ़सलों की बाक़ियात को जला दिया जाता है और जो हुकूमती SOPs हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता। मामलात इस वक्त हैं क्या, इसके हल के लिए क्या हो रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी तरफ आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ कमोबेश सभी के निशाने पर रहे, क्या वो पीपल्स पार्टी हो, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, इस्तेहकाम पाकिस्तान हो या मुस्लिम लीग नून हो। करप्शन कहानी फराह गोगी की सामने आई है और किस तरह से फराह गोगी करप्शन के जरिए चेयरमैन PTI और उनके ख़ानदान के लिए मामलात को सेटल करती थीं, किस तरह से कंट्रीब्यूट करती थीं। आज ये इल्ज़ाम होते रहे एक दूसरे पर, बल्कि साबिका जो साथी थे जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान, वो खुलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि किस तरह से फराह गोगी करप्शन करती थी और फिर पैसा चेयरमैन PTI तक जाता था। इन मामलात को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मुस्तफ़ा कमाल ने जिस तरह से कहा है कि हमें बताया गया कि सब कुछ ठीक होगा लेकिन ये तो खुद करप्शन कर रहे थे, तो करप्शन एग्जैक्टली थी क्या और कौन इस पे पर्दा डालता रहा, इस पे भी ज़रा हम गौर करने की कोशिश करेंगे। जबकि दुनिया भर की तवज्जो इस वक्त गज़ा के उन लाचार बेबस इंसानों की तरफ है जो मुसलसल 1 माह से जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, इसराइल की बर्बरियत को बर्दाश्त कर रहे हैं, परेशान हाल हैं, दुनिया की तरफ देख रहे हैं, अक़वाम आलम से इंसाफ के मुतकाज़ी हैं, लेकिन अब तक इस फ्रंट पर कोई भी अपना किरदार अदा नहीं कर सका है। क्रिकेट वर्ल्ड कप भी शामिल करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी बैठ गया न्यूजीलैंड के सामने, 172 का टोटल है। तो देखते हैं न्यूजीलैंड इसको कब अचीव करता है और फिर इस मैच का हमारी ज़िंदगियों पर यानी हमारे वर्ल्ड कप के सफ़र पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इब्तदाई तौर पर स्मॉग का अहम संगीन मसला, बागों का शहर है लाहौर, फ़ज़ाई आलूदगी से इसका छुटकारा नहीं हो सका है। लाहौर आज आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 रिकॉर्ड किया गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर दिल्ली का पहला नंबर है। भारतीय दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 517 रिकॉर्ड हुआ है, जबकि कलकत्ता 199 के साथ आज दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर है और कराची 192 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर करार पाया है। ढाका आलूदा शहरों की फहरिस्त में आज 5वें नंबर पर है। तो इस तरह से ये जो टॉप 5 है इसमें ये एशियन शहर मौजूद हैं और ये हैरान कुन परेशान कुन है और ये हमारी अपनी नाक़िस पॉलिसीज़ की वजह से है कि हमें यहाँ पर इन असरात को भुगतना पड़ता है। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के नरगे से निकल ही नहीं रहा है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ फ़ज़ा ज़हर आलूद है। कैंट में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह है 659, यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 659 रिफ्लेक्ट हो रहा है। सैयद मरातब अली रोड की बात करें तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 496 रिकॉर्ड हुआ है और 400 प्लस पे जैसे ये फिगर जाता है तो ये इंतहाई संगीन होता है, ख़तरनाक होता है। यही वजह है कि फिर आपको सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ थ्योरीज़ देखने को मिलती हैं कि आपकी ज़िंदगी का 1 साल कम हो रहा है, कोई कहता है 7 साल कम हो रहा है। ये हकीकत भी खैर हम अभी माहिरीन से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्मॉग से बचने का सबसे पहला और अव्वलीन तरीक़ाकार ये है कि अपनी जो मूवमेंट है, मोबिलिटी है, उसको रिस्ट्रिक्ट करें। घरों में आपको रहना होगा। पंजाब हुकूमत ने इसी सिलसिले में एक्शन लिया है। जुज़वी लॉकडाउन में कुछ तब्दीली है लेकिन ये लॉकडाउन अलबत्ता बरकरार है। पंजाब के 8 अजला में मार्केट से मुतालिक फैसला हुआ है कि आज और कल वो खोली जा सकती हैं। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, गुजरावाला, हाफिज़ाबाद और नारोवाल के अजला के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। अलबत्ता आज जुमेरात के रोज़ और जुमे के रोज़ ये मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी। पार्क्स हो गए, जिमनेजियम हैं, होटल्स हैं और दीगर पब्लिक मकामात मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। निगरान सूबाई वज़ीर माहौलियात बिलाल अफजल कहते हैं कि स्मॉग के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। हर हफ्ते स्मॉग से मुताल्लिक शिद्दत का बाकायदगी से जायज़ा भी लेते रहेंगे और फिर जो डाटा होगा उसके हिसाब से इक़दाम भी किए जाएंगे। लेकिन इब्तदाई तौर पर अभी जब ये डाटा जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मामलात बता रहा है, उसके तनाजुर में एक जुज़वी लॉकडाउन है जिस पर कुछ अमल दरामद होता भी नज़र आ रहा है और कुछ जगहों पे इसकी कुछ आप कह लीजिए कि खामियां हैं, उसको भी अभी हम हाईलाइट करते हैं आगे चल के। लेकिन ये स्मॉग और इस गर्द आलूद फ़ज़ा में, इस जहर आलूद फ़ज़ा में हमारा सांस लेना, ये हमारी सेहत पर किस हद तक असरअंदाज होता है, इंसानी सेहत पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, ज़रा इसको भी हम समझ लेते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी एक तो देखने की सलाहियत को कम करती है,
जहर आलूद मादे फ़ज़ा के ज़रिए इंसानी सेहत को मुतासर करते हैं। सांस की बीमारियाँ, गला ख़राब होना, फिर बुखार और दीगर अमराज बढ़ जाते हैं। और ऐसे में अब वो लोग जो ऑलरेडी सांस की किसी बीमारी का शिकार हों, दमे वगैरह का शिकार हों, तो उनके लिए भी फिर मामलात मुश्किल हो जाते हैं। सबको डिस्कस करना है, लेकिन अभी अज़ान मगरिब का एक वक्फ़ा है, उसके बाद वापस आते हैं, फिर फर्दर बात करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इंसानी सेहत पर इसका क्या असर पड़ता है स्मॉग का, लेकिन इसका सबब क्या है, ये होती क्यों है। तो बुनियादी तौर पर भारतीय पंजाब स्मॉग का एक बड़ा ज़रिया है। भारतीय किसान चावल की फसल की बाक़ियात को जलाते हैं, फसलों से उठने वाला धुआं स्मॉग बन जाता है। और एक और फैक्टर, बग़ैर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी चलने वाले भट्टे भी स्मॉग में जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं, और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियाँ भी स्मॉग का सबब बनती हैं। तो ऐसे में जब टेम्परेचर आप कह लीजिए कि गिरता है, तो जो पार्टिकल्स हैं या गैसेस हैं वो अपने रूटीन के मुताबिक इवेपोरेट नहीं होती, जिसकी वजह से फिर ये हवा में मुअल्लक हो जाती हैं और फिर ये स्मॉग की एक सूरत बनती है। इस पर बात करते हैं। फिरदौस आशिक अवान मीडिया से मुखातिब, उनको भी सुनिए। सालों के अंदर जिस तरह आसमान की बुलंदियों पे उनके असासे चले गए, पाकिस्तान नीचे जा रहा था। हमारे चेयरमैन पीटीआई की टीम, उनकी लीडरशिप में उनके जो फर्स्ट लेडी का ख़ानदान और दोस्त अहबाब, उनके असासे आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे। तो लिहाजा ये हमारे जो मासूम ज़हन है, मेरा दिल जो है ये बात और ये हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरा लीडर जो है, जिसको मैं लीडर मानती थी, वो किसी जगह डाका जनी, डकैती और इस कौमी ख़जाने के साथ होने वाले हेर फेर का ज़िम्मेदार हो सकता है। लेकिन जूँ जूँ हकीकतें अया होती गई, जूँ जूँ हमारे सामने वो तमाम हक़ाइक़ आते गए, हमें ये यकीन करने में मुश्किल ना हुई कि रहबर को रहज़न बनाने में जो किरदार थे वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं। मैं आज के इस प्लेटफार्म से उन ज़िम्मेदारान को ये कहना चाहती हूँ कि ये इंकशाफात इस कौम को आपने हैरानो शश्तर करके इन इंकशाफात के ज़रिए ये मायूसियों का शिकार ये जो कौम है उसको और ज़्यादा दिलज़ारी कर दी। लेकिन इनको सुकून और ठंडक उस वक्त पड़नी है जब ये किरदार जो हैं वो गिरफ़्तार हों, जेल की सलाखों के पीछे जाएं और इनसे ये माले मसरूक़ा बरामद हो। ये सारा कौम का लूटा हुआ पैसा मेरे बच्चों की तालीम पे ख़र्च हो। ये पैसा, ये सरमाया, ये सासे जो हैं इनकी नीलामी करके मेरी देहात के अंदर मरने वाली बहनें बेटियां जो आज भी ज़चगी के दौरान मरती हैं, मेरा वो बच्चा जो बिलक बिलक पे दवाई ना मिलने की वजह से आज मर रहा है, ये सरमाया उस पे लगाया जाए और ये किरदार जो है वो कौम के सामने ला के इनको कानूनी और आइनी अदालत में फिलफौर सज़ा दी जाए। आखिर में चूँकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है आज 9 नवंबर को इकबाल के उस नज़रिए के साथ इज़हार यकजहती करते हुए शहीन का जो निशान मैदान में लेके आई है, उस शहीन की परवाज़ के साथ जुड़ा जो हमारा अज़म है, उसमें हम उन नौजवानों को ये कहना चाहते हैं कि जो क़याम पाकिस्तान के वक्त नौजवानों ने शहीन बन के उस ख्वाब की तबीर दी थी और पाकिस्तान बना था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त नामुमकिन को मुमकिन बनाया अपने नौजवान शहीनों की ताकत से। इंशाअल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी आज शहीन के निशान के साथ इस पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने में हरा। तो इकबाल डे है और इकबाल डे पर जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के ओहदेदारान हैं वो ये अहद कर रहे हैं कि इकबाल का पाकिस्तान बनाएंगे। 2018 में भी ये लोग यही अहद कर रहे थे। खैर, हम स्मॉग की बात कर रहे थे और स्मॉग कम करने का तरीक़ाकार क्या है, ज़रा इसको भी जल्दी से क्विकली देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फैक्ट्रियों में बेवक्त और ख़तरनाक धुएँ पर पाबंदी, फाजिल मादे को जलाने के लिए मखसूस जगहों का तयन, धुआँ छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगा देना। इसके अलावा जो गैस के अखराज का मामला है उसको कंट्रोल करना और
इन आलात के बजाय बिजली के आलात का इस्तेमाल करना, ऐसे आलात जो गैसेस रिलीज़ करते हैं उसकी जगह अगर हम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करें तो ये भी एक तजवीज़ है। फिर गाड़ी कम चलाना, यानी इधर उधर फजूल में रोम अराउंड करने से बेहतर है कि तरह उसको लिमिट कर दिया जाए अपने मामलात को। कूड़ा करकट जो है उसको नहीं जलाना, वक्तन फ़वक्तन गाड़ी का तेल बदलते रहना, उसकी मेंटेनेंस बड़ा मैटर करती है इसमें। मट्टी धूल उड़ने ना दें, पानी का छिड़काव करते रहें, ख़ासतौर पर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पर आलूदगी का सबब जो बनते हैं सनती यूनिट्स, उन्हें भी बंद किया जाए और उनके मामलात को भी जो है वो कंट्रोल किया जाए, तो भी इसको इसकी शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। स्मॉग से तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। स्मॉग की शिद्दत ज़्यादा होने पर सबसे पहले तो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, जैसे कि ये जुज़वी लॉकडाउन इसी पर्पज़ के लिए लगाया गया है। चार दीवारी के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारने को इसमें आप तरजीह दें और बैरूनी सरगर्मियों को भी महदूद कर दें। घर से बाहर निकलें तो फिर मास्क का इस्तेमाल जो है उसको यकीनी बनाएं और स्मॉग के असरात से बचने के लिए पानी का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और फिर ऐसे इलाकों में भी ना जाएं कि जहाँ पर ट्रैफिक जैम होने का ख़दशा हो, इम्कान हो, ट्रैफिक फंसने का इम्कान हो। और अगर आप ट्रैफिक जैम सिचुएशन में हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आप गाड़ी में हैं तो आप कोशिश करें कि गाड़ी की जो खिड़कियाँ हैं उन्हें बंद रखें। और अगर आप मोटरसाइकिल पर हैं, बाइक पर हैं, तो फिर आपने डेफिनेटली मास्क का इस्तेमाल करें। डॉक्टर मुख्तार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं माहौलियाती उमूर के, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं, मामलात को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये जो स्मॉग है ये इसका कोई एक फैक्टर नहीं है या इसका कोई एक कॉज नहीं है, लेकिन अब ये है और इसको हम ख़त्म करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा हमारा नहीं है, ना हम अपने लाइफस्टाइल को उस तरह से अमेंड कर रहे हैं। अब ये जब है मौजूद तो इसके साथ सर्वाइवल को फिर किस तरह से मेक श्योर करें, क्या करें, किस तरह से चलना है? जी बहुत मेहरबानी। माशाअल्लाह आपने इन्हें ब्रीफ एंड कंसाइज वे बहुत सारी बातों का जिक्र कर दिया। लेकिन आप शुरू में जैसे कि फरमा रहे थे कि लाहौर एक ऐसा शहर है जिसे हम बागात का शहर कहते थे, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त मैं जो एज ए बायोलॉजिस्ट और जो कि क्लाइमेट को स्टडी भी करता हूँ कुछ थोड़ा बहुत, तो आई सी के लाहौर जो है ना अंडर स्मोक सीज में है। और इसकी जो क्योंकि आज हम अल्लामा इकबाल डे भी मना रहे हैं, तो उसी मुनासिब मैं एक शेर से आपका जवाब दूंगा। अच्छा। वो ये है कि मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। काश हमने बहुत सारे जो ट्री प्लांटेशन है और ये ऐसे जो डिफरेंट जो हमें कंट्रोल मेजर अडॉप्ट करने थे वो हमने नहीं किए। अब हम बात कर रही हैं कि ये अगर 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए, 4 दिन के लिए गाड़ियों को रोक दिया, दिस इज नॉट द कंट्रोल। इसके लिए एक प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करती है जिसे हम ग्रेट स्मॉग कहते हैं। वो था लंदन में 1952 में 5 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर तक 5 दिन के लिए वो स्मॉग रहा और उनमें से 4000 लोगों की डेथ हो गई। और नॉट सिर्फ ये बल्कि जो उस वक्त बच्चे 1 साल के थे उनमें से 20% को दमा हो गया। और वो माएँ जो कि बच्चों को एक्सपेक्ट कर रही थी, जो बच्चे माँ के पेट में थे, उन पे भी जो है ना कंजेनिटल डिफेक्ट और इस टाइप की चीज़ें आई। अब लाहौर, क्योंकि मैं पिछले दिनों एक जो लाहौर से ही एक्सपर्ट हैं वो फरमा रहे थे कि 2015 से ये स्मोक की सिचुएशन जो है ना ये बढ़ती जा रही है। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए हमें 1-2 दिन या 1 साल की पॉलिसी नहीं, अगले आई थिंक वी वुड हैव टू वर्क ऑन दिस वन कि नेक्स्ट 10 इयर्स में हमने क्या करना है। और एक जो रिपोर्ट थी आफ्टर 70 इयर्स लंदन स्मोक के बारे में, ग्रेट स्मोक के बारे में, पिछले साल वो पब्लिश हुई थी जो कि हुकूमत बरतानिया को दी गई। तो उसमें बताया गया कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया गया है। हमें पता तो है क्या अवामिल हैं। अब गाड़ियों की बात करते हैं, गाड़ी जब भी चल रही होती है तो हवा में 2 गैसेस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि ज्यादा फॉर्म में होती है। कंटिन्यूसली नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना रही होती है। मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात कर रहा हूं इसमें। अब यह है कि 1975 में ये था कि आपकी गाड़ी 3000 मिलीग्राम नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना सकती है, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि अगर 70 मिलीग्राम भी बना रही है तो वो डेंजरस है। अगले साल उसको वो 50% कम करने जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल में हमें विफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर ये सोचना होगा कि हम किस तरीके से एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाएं
और अगले 5 साल में या 10 साल इसमें में जरा हम इन चीजों को इसमें देखें। डॉक्टर साहब मैं जरा कैटेगोरिकली एक एक करके आपसे चीज़ों को समझना शुरू करता हूँ ना। जैसे हमने इसकी वजह बताई, तो इसकी वजह में बुनियादी तौर पे हम ये कहते हैं कि जो फसलों की बाकियात है उनको जला दिया जाता है। आज सुबह मैं पढ़ रहा था कि उन बाकियात को जलाने के बजाय अगर उसको टेक्निकल तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो वो ज़मीन को भी स्ट्रेंथन करती है। क्या इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा वसाइल दरकार है, पैसे दरकार हैं, या कुछ सादा सा सिंपल सा सोल्यूशन है जिस पर हर किसान अमल कर सकता है? ज़रा पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं इसको देखिए। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो आप फसलों का जलाना है, दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट। इसका क्या हल करें? इसको जलाएं नहीं, इसको मिक्स करें विद द फॉसिल, तो फिर ये ठीक हो जाएगा? नहीं जी नहीं, इसके लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल है। इनको आप जो है ना, आजकल काफी बायोटेक प्रोसीजर्स आ गए हैं जिससे आप इनको यूटिलाइज करके इनसे बेनिफिशियल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसको उस साइड पे लेके जाया जा सकता है। दिस इज नॉट द सोल्यूशन व्हाट वी आर डूइंग एट दिस टाइम। उसके लिए कलेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए और कुछ ऐसी एफर्ट होनी चाहिए। लेकिन जो स्मोग में आई थिंक कि लाहौर का जो मेजर है वो ज्यादातर हमारी जो मोटर व्हीकल हैं रोड्स पर, फैक्ट्रीज हैं, उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ऐसा, यानी हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं। बल्कि 2019 में वर्ल्ड अथॉरिटी है एनवायरनमेंट पे, स्मोग पे, गैब्रियल फिलिपेली, मैं उस वक्त कराची में था तो उनको मैंने उधर बुलाया। तो हमारे पास उस वक्त जो है ना, वी ट्राई टू एवेल्युएट कि हमारे यहाँ जो इक्विपमेंट है जिससे पता चलाया जा सके कि इसमें हमारे जो स्मोक बनाने वाले एलिमेंट की मिकदार कितनी है, क्या है। माशाल्लाह बड़ा मैं डेली सुनता रहता हूं कि आज इसकी वैल्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स इधर चला गया, ऊपर चला गया, डाउन चला गया, ऑल दीज थिंग्स। तो हमें इसको अगर आप वन बाय, सबसे पहली बात ये है कि हमें वी शुड स्टॉप बर्निंग दीज जो भी हमारी फसलें हैं या जो और एलिमेंट हैं। दूसरा ये है कि हमारी गाड़ियों पे कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए कि उनके अब मैं ये इसी पॉइंट बाय पॉइंट में आपसे ये पूछना चाह रहा था। चलें, हमें उसका अल्टरनेट यूज़ करना चाहिए फसलों को जलाने के बजाय। अब आ जाते हैं हम जरा उन भट्टों की तरफ कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये जिगजैग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो ज़रा सुनने वालों के लिए अगर आप सादा अल्फाज में समझा सकें कि ये जिगजैग टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे जो है वो इस बर्डन को कम करेगी, स्मॉग में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को कम करेगी। देखें जी, जिगजैग टेक्नोलॉजी से बेहतर ये है कि हमें इसके जो एग्जॉस्ट हो रहा है ना, उसको कैप्चर करने के लिए वी शुड अरेंज, क्योंकि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, अब इसकी बेहतर एग्जांपल जो है ना, हमें वही मैं ग्रेट स्मॉग की तरफ लेके जाऊंगा आपको, जो है ना कि उन्होंने किस तरीके से इस पे कंट्रोल किया। यही हालात जो आजकल लाहौर में है वही उस वक्त लंदन में भी थे। इनको कंट्रोल करने के लिए और इनके लिए सेपरेट जो है ना जोन बनानी चाहिए कि इस जगह पर ये इंडस्ट्री होगी, और उसको ओवरऑल जो एग्जॉस्ट हो रहा है उस एग्जॉस्ट से ये जो पार्टिकुलेट मैटर जा रहा है उसको कलेक्ट कर दिया जाना चाहिए एंड देन बरी दैट वन। क्योंकि इसमें स्मोग में जो मेजर चीजें होती हैं, इसमें पार्टिकुलेट मैटर जिसे हम पीएम कहते हैं, पीएम 2.5 से लेके पीएम 2.10 तक, और वो जो 2.5 माइक्रोमीटर वाला होता है, जो जर्रात होते हैं वो इंसान के अंदर चले जाते हैं, फेफड़ों में चले जाते हैं, ओवरऑल हमारे सिस्टम में जाके हमारे सिस्टम को टोटली जो है ना वो डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। देखिए जी, स्मोक तो ये 10 दिन रहेगा और उसके बाद ये जो है ना आगे चलता रहेगा, तो हमने इन पे कंप्लीट कंट्रोल करना है। ठीक है, अच्छा अब मैं जरा आ जाता हूँ दूसरी तरफ। एक तो हम इसके कॉजेस की बात कर रहे हैं, अब ये एग्जिस्ट कर रहा है, हम इसके बीच में रह रहे हैं, चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब लेट्स से मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर दी, घर पर हैं, लेकिन जैसे इस चीज़ को सादा अल्फाज में कहा जाए तो वो फ़ज़ा, वो जो जहर है वो घर के अंदर भी मौजूद है। आपको बज़ाहिर बाहर की निस्बत कम मालूम होगा, लेकिन इट एग्जिस्ट उस चार दीवारी में भी। अब वहाँ क्या करें? ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, बहुत सारे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, उसे उसका यूटिलाइजेशन नहीं आती। ऑल्टरनेट क्या है, किस तरह से उसको केटर करें उस चार दीवारी में? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि जब ये स्मोग होता है तो उस वक्त जमीन पर एक गैस है जिसे हम ओजोन कहते हैं। ओजोन जब फिजा में होती है तो हमारे लिए बेहतर है, लेकिन जब ये जमीन पर होती है तो ये नुकसानदेह होती है। तो स्मोक डेज में ये ओजोन नीचे आ जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जब भी आप यानी अपना बर्नर ऑन करते हैं, सुई गैस का चूल्हा जला रहे हैं, तो उससे ऑक्सीजन गैस की कमी हो रही होती है। तो जितना भी इस पे, अब यह है कि खाना तो बनाना है, उसके बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते, उस पर जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं करें। दूसरा ये है कि ओजोन खास तौर पर वो लोग जो कि सांस की बीमारियां हैं या उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं,
दे शुड बी यूजिंग मास्क। उसकी रीजन ये है कि ओजोन गैस को जब भी आप इनहेल करते हैं ये स्मोक में बिल्कुल जमीन के ऊपर होती है, और इसको यानी ये ऑक्सीजन के में 2 ऑक्सीजन के आइटम होते हैं, ओजोन गैस में 3 होते हैं जो है ना। तो ये जैसे ही इंसानी जिस्म के अंदर जाती है तो इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमारे जो खुलिए हैं, जो हमारे इंसानी जिस्म के अंदर आज़ा हैं, उनको ये तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती है। तो इस वजह से आप घर में भी हैं तो यू हैव टू बी हाईली केयरफुल, कीप योर रेड अलर्ट पे रहें और क्लोज। मतलब ऑन टोज रहें। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत, क्योंकि यू नो कि एक चीज़ आ जाती है पर उस पर बहुत सारी मेथडोलॉजी जो है वो लोग अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और आप कह लीजिए उस पर कॉन्स्पिरेसीज भी खड़ी हो जाना शुरू हो जाती हैं। एक चीज़ चल रही है कि जी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो रही है, यानी जब आप ऐसी गर्द आलूद फजा में सांस ले रहे हैं तो कोई कह रहा है 7 साल कम हो रहे हैं, कोई कह रहा है 1 साल कम हो रहा है। ये किस हद तक इसका कोई एग्जैक्ट डाटा है और आप शेयर कर सकते हैं कुछ? जी, इसमें बेसिकली पिछले दिनों काफी सारे चैनल्स ने और सोशल मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया, एंड आई वेंट इनटू द लिटरेचर। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, को वो डिटरमाइन करती। ठीक है, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जो है वो के क्या मामलात हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामलात होते हैं, और इसी बीच जो है वो फिर मामलात ख़राब हो गए। प्रोग्राम अलबत्ता हमारा जारी है। खैर, ये स्मॉग है और ये स्मॉग एक चैलेंज है, और इस चैलेंज से निपटने के लिए जो पंजाब हुकूमत ने उसने एक जुज़वी लॉकडाउन लगाया है, और उस जुज़वी लॉकडाउन में आज और कल के दिन कुछ नरमी है, वीकेंड पे यानी सैटरडे संडे को कुछ सख्ती है। अभी ये देखना होगा कि ये इन 2 दिनों में सख्ती करके किस तरह से मामला चलते हैं और किस तरह से इसको केटर किया जा सकता है। खैर, ज़रा थोड़ा सा माहौल को चेंज करते हैं, कुछ सियासी मामलात, सियासी महाज पर जो मौसम गर्म है उसको डिस्कस कर लेते हैं। PTI दौरे हुकूमत में जो अजब करप्शन की गजब कहानी है वो आज पुराने दोस्त बताते नजर आए हैं। चेयरमैन PTI के मुबैना फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान जो है वो आज मंजर आम पर आई है। फराह गोगी के असासों में 2017 से साल 2020 तक हैरत अंगेज इजाफा है। 5 अरब 92 करोड़ रुपए के असासों में इजाफा हुआ। 95 करोड़ रुपए के असासों का फराह गोगी खुद एतराफ़ कर चुकी हैं। गैर ज़ाहिरी मगर मिल्कियती असासे 3 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपए के हैं, जबकि ज़ाहिरी असासे 420, गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। ये तमाम असासे फराह गोगी की ज़ाती मिल्कियत हैं। फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर और दीगर रिश्तेदारों के असासे इससे अलग हैं। तो इन चंद सालों में किस तरह से 1000 गुना इसमें इजाफा हुआ, या कितना जो है वो मामला बढ़ा, और ये पैसे कहाँ से आए, इसकी कहानियाँ मुख्तलिफ लोग आपको सुनाते भी रहे हैं। आज जो मुखालिफिन हैं या पुराने दोस्त हैं वो भी इसको एक्सप्लेन करें, ज़रा वो भी देखिए। फराह गोगी को टैक्स स्कीम में फ़ायदा पहुँचाया गया, ये मुस्लिम लीग नून का एक मौक़िफ़ है, आज भी उसे अता तारा ने दोहराया है। चेयरमैन PTI ने बेवकूफ़ बनाया कि एमनेस्टी स्कीम से अवाम को फ़ायदा होगा या अवाम के लिए, लेकिन ये फराह गोगी के लिए थी। अता तारा ने चेयरमैन PTI से मुतालिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए कहा कि PTI दौर में पंजाब में एक डमी वज़ीर आला को बिठाया गया, ठेके से पहले और बाद में कमीशन लिया जाता था। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। जो अपनी नाक के नीचे अपनी ही आमदन में इजाफा करवा रहा है फ्रंट वुमन के जरिए, ये खाक ऑनेस्ट है। जो डेवलपमेंट स्कीमों में कमीशन लेता है ये खाक ऑनेस्ट है। जो अफसरों की पोस्टिंग में कमीशन लेता है ये खाक ऑनेस्ट है। जो एक प्रॉपर्टी टाइकून से अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी लेता है, 240 कनाल जमीन उससे अलहदा लेता है, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगता है, और फिर कहता है मैं ईमानदार हूं। फरद शहजादी और फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर को मुल्क से फरार करवाया, क्योंकि अगर वो तहकीकाती इदारों के हाथ आ जाते तो उन्होंने, फराह ने फिर फर बोलना था, और फराह ने जब फर बोलना था तो उसने तो यही कहना था कि मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूं, मेरे पास तो कोई सरकारी ओहदा नहीं है, मुझे तो ये इमरान खान साहब ने सहूलत मुहैया की थी, मुझे तो इतनी ताकत उन्होंने दी थी कि मैं। तो ये अता तारड़ साहब का मौक़िफ़ है, और उन्होंने आज इससे दोहराया है, बताया कि किस तरह से मामला एग्जीक्यूट हो रहे थे। जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि फराह गोगी के मामले से पता चलता है कि सब बातें झूठी थीं। पाकिस्तानी निज़ाम के रखवालों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। उनको भी सुनिए। मुस्तफ़ा कमाल ने भी आज इस सारे मामले पर बात की, और उन्होंने कहा कि किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है सिस्टम को। सिस्टम में रहते हुए दावे किए जाते हैं कि सिस्टम बेहतर होगा, या हम इस सिस्टम में पहले जो करप्शन करने वाले हैं उनकी निशानदेही करेंगे, लेकिन जब ये निशानदेही करने की बातें की जा रही होती हैं या ये ख्वाब लोगों को बेचे जा रहे होते हैं, तो ऐसे में बेसिकली वही लोग जो ये ख्वाब बेच रहे होते हैं वो खुद करप्शन कर रहे होते हैं, और जो इस सारे निज़ाम के रखवाले हैं, इन मामलात को देखने वाले हैं,
उन्हें भी कटहरे में लाने का आज मुस्तफ़ा कमाल ने मुतालबा किया और उनका कहना ये था कि जब लोग इक़्तिदार में होते हैं तब ये काम कर रहे होते हैं, इक़्तिदार से जाने के बाद मालूम पड़ता है कि किस तरह से उन्होंने सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है, जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको किस तरह से लेकर जो है उन्होंने अपनी जेबों में डाला है। तो मुस्तफ़ा कमाल क्या कह रहे हैं ज़रा वो सुनिए। देखिए, मेरे लिए बहुत एज अ पाकिस्तानी एक दुख और अफसोस वाली फीलिंग है। इमरान खान साहब की पार्टी के साथ हमारे मुल्क के नौजवानों ने अपनी उम्मीदें लगाई और उनको अपना मसीहा समझा और उनको ये समझा कि ये स्टेटस को चैलेंज करेंगे, कर रहे हैं और ये मुल्क से जो है वो मोरूसी सियासत खत्म करेंगे और करप्शन खत्म करेंगे। और इमरान खान साहब ने नारा लगाया कि वो रियासत मदीना बनाएंगे और वो चोरों को जेलों में डालेंगे और वो इंसाफ की बालादस्ती को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और अमर बिल मारूफ की बात की इमरान खान साहब ने, लेकिन उनके बिल्कुल अपने सामने वो ये सब कुछ करवाते रहे, अपने घर से वो सब कुछ करवाते रहे और आज जो उनके शफात हो रहे हैं ये कोई बाहर के लोग नहीं है, उनके घर के लोग हैं, उनके साथ के लोग हैं, उनके 24 घंटे उनके साथ रहने वाले लोग हैं और ये पहली कोई कहानी नहीं है। तो उससे ये पता चलता है कि जो वो कह रहे थे he never meant what he said और वो सब कुछ धोखा था, फ्रॉड था, झूठ बोल रहे थे सारी बातों पे। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने इस सारे मामले पर कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने लोगों की तलाशी का बयानिया बनाकर खुद करप्शन की। करप्शन फराह गोगी ने नहीं, चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया ने की। देखें, पीटीआई के चेयरमैन हमेशा जलसों में खड़े होकर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और जिधर भी जाते थे लोगों से मुतालबा करते थे कि आप तलाशियां दें। आज उनकी तलाशी का टाइम आ गया है। आज देखें जो फराह गोगी की जो चीजें सामने आई हैं कि ये फराह गोगी की बेसिकली नहीं, ये पीटीआई के चेयरमैन और उसकी बेगम साहिबा के हैं, क्योंकि उनके लिए काम करती थी। जब पीटीआई की हुकूमत आई और जिस वक्त पता चला कि सीएम लगाने वाली कौन थी, उसके बाद वज़रा की भी जो है वो अपॉइंटमेंट और उसको जो है वो महकमे देना, फिर ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग, किसको नहीं पता, सारी दुनिया को पता था कि किस तरीके से वो पैसे लेके ट्रांसफर पोस्टिंग करती थी, क्या क्या कुछ नहीं करती थी। और जब पीटीआई के चेयरमैन को ये पता चला कि उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होने जा रही है तो उन्होंने फराह गोगी को जो है इस मुल्क से जो है वो फरार किया। अगर ये इतने पाक साफ है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि मुल्क को खूबसूरत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। पीटीआई का लीडर किसी के साथ मुखलिस नहीं था। को आगे क्या सिखा रहे हैं? नया पाकिस्तान। ये नया पाकिस्तान फराह गोगी ने बनाना सी, पाकिस्तान बना रही थी फराह गोगी। और मैंने कल कहा था, आज मैं फिर कहता हूं, आप लगाए ना जरा बुजदार को शौकत खानम का इंचार्ज। आपने हमें 15-20 साल एक ही बात समझाई है, कान हमारे पक गए थे। देखो मैंने कितना मेरिट लेके आया शौकत खानम में, और शौकत खानम बखा के सानू बुजदार दे देता। इस सारे मामले को डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, यकीनी तौर पर मामला दिलचस्प है कि एक ही दिन तमाम लोगों के निशाने पर एक ही मामला है और मामला भी छोटा नहीं है। किस तरह से इस मामले का इख्तिताम होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इल्ज़ामात पाकिस्तानी सियासत में कोई नई बात नहीं है। मामला ये है कि अदालतों के ज़रिए उसका साबित होना, रिकवरी होना और मुजरिम जो है उसका सज़ा उसको मिल जाना, ये बड़ा ज़रूरी है, जो आज तक हमने देखा नहीं किसी भी केस में। देखिए, इसमें तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो हमारे रियासती इदारे हैं वो हमेशा जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। और इस वक्त भी अगर फराह गोगी के ऊपर 420% जो असासे इजाफी हैं बनाने का इल्ज़ामात हैं, तो वो जिस टाइम ये सारा कुछ हो रहा था वो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं थी। वो सबको पता था कि पंजाब में किस तरह से पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो रही हैं, किस तरह से ठेकों में कमीशन ली जा रही है, किस तरह हर पोस्ट के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। तो उस वक्त इदारों ने जो है वो खामोशी इख्तियार किए रखी और अब जो ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और यकीनी तौर पे जैसे माजी में भी होता रहा है, अब भी है कि इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, सियासी इल्ज़ाम तराशी या इस तरह किस्म के मामलात से दूसरी पार्टी जो है वो की रही है। और इमरान खान ने ख़ुद भी फराह गोगी की जो है वो गवाही देने की कोशिश की है, लेकिन हमने ख़ुद देखा है कि उनकी ऑडियो भी लीक हुई थी एक प्रॉपर्टी टाइकून के साथ, जिसमें वो डायमंड
के किरात के ऊपर बातचीत कर रही थी। तो फराह गोगी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर ये सारे मामला तय किए हैं, और वो जो उनके शौहर नामदार जो हैं वो जो कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ डिक्लेयर किया हुआ, वो सिर्फ एक पिनट है जो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, और जो असासे जो डिक्लेयर्ड नहीं थे, जो फ्रंटमैन की हैसियत से उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों के जरिए ट्रांजैक्शंस किए हैं, तो वो तो बहुत कुछ 4000 मिलियन के करीब अमाउंट है जो बनती है। तो ये एक बहुत बड़ी करप्शन के मामला हैं। जब तक वो खुद अगर वो इतनी नीट एंड क्लीन है तो उनको पाकिस्तान आकर जो है वो फेस करना चाहिए, लेकिन वो यकीनी तौर पर नहीं आएंगी, क्योंकि वो अगर आई तो फिर और जो इमरान खान के करीबी लोग हैं उनके लिए मुश्किलात जो है इसमें वो एक मसला आता है आदिल साहब, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये केसेस अभी इनिशिएट हो जाते हैं, यानी इसको आप किसी भी टाइम में ले लें, ये बड़े ही रेलेवेंट मामलात हैं। ये केसेस आज इनिशिएट होते हैं, ये पूरे 5 साल चलते रहते हैं, इस बीच ना रिकवरी होती है, ना आपके दीगर मुल्कों के साथ जो मुआहदे हैं उन पर अमल दरामद होता है, तो आप स्टैंड स्टिल पे हैं। तो हासिल वसूल क्या है इस सारे खर्च का, मुख्तसरन अगर बता दें, फिर मुझे जरा आगे बढ़ना है मामलात को लेकर। बात यह है कि पाकिस्तान में ये इसी तरह चलता है, जब एक सियासी जमात इक़्तिदार में होती है तो उसका रवैया कुछ और होता है, और जब इक़्तिदार से बाहर होती है तो कुछ होता है। इसी तरह के इल्ज़ामात हमने देखा पीडीएम में शामिल जमातों के ऊपर भी लगते रहे, लेकिन उनका हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। अब नैब के बाइख्तियार इदारा है, वो पहले भी बाइख्तियार था, लेकिन उस वक्त उनके चेयरमैन जावेद इकबाल थे, वो इनके साथ मिले थे। उन्होंने बीआरटी का मामला जो है वो टेकअप नहीं किया, उन्होंने मालम जब्बा का मामला दबाया, उन्होंने हेलीकॉप्टर का मामला दबाया। इस मामले में भी उन्होंने बहुत सारे मामलात में जो है वो चशमपोशी की, लेकिन अब तो नैब जो है वो बाइख्तियार है, वो इस मामले को देख लेते हैं ये बाइख्तियार मामला जो है किस तरफ जाते हैं, इसको जो है बाइख्तियार लोग किस तरफ लेके जाते हैं मामलात को। खैर वक्त की कमी है आदिल साहब, मजीद इस मामले पे बात हो सकती थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इस्लामाबाद से हमें, क्योंकि आदिल साहब ने ज्वाइन किया हुआ था, तो इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम बताया जा रहा है बड़ा दिलफरेब है, खूबसूरत मौसम है, बादल बरस रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, बल्कि जालाबारी हो रही है। ठंडी हवाएं चलने की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। तो लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये किरण खान बता रही हैं। जुड़वा शहरों में मूसलाधार तेज बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला इस वक्त जारी हो चुका हुआ है। दोनों शहरों के अंदर ही इस वक्त तेज बारिश जो है वो शुरू हो गई है, और इसके साथ साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, और मौसम इंतहाई खूबसूरत और खुशगवार इसके साथ हो गया है। और ठंडी की और सर्दी की शिद्दत में भी हम देख रहे हैं कि खासा इजाफा देखने में आ रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त चल रही हैं। काले गहरे से बादल आसमान पर मौजूद हैं, और मारगला के पहाड़ भी इस वक्त हमें जो है बादलों के अंदर घिरे हुए दिखाई देते हैं। दर्जा हरारत की इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने ये खुशखबरी सुनाई थी कि मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है, जो कि जुम्मे तक बारिश बरसने का सबब बनेगा, और जिसके तहत मुल्क भर में मुख्तलिफ जो अजला हैं और इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश होगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मरी, एबटाबाद, मानसेरा समेत हम देख रहे हैं कि जहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, और मरी में बर्फबारी, और इसी तरह से जो दीगर पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज की ये होने वाली बारिश के बाद फुल प्रॉपर तौर पर सर्दी ने अपनी एंट्री दे दी है, और जहाँ पर जो शहरी हैं वो भी ऐसे मौसम को खूब इंजॉय करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जी, लोग मौसम को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं, और मेरे बस में यहाँ बैठ के सिर्फ एक ब्रेक को एंजॉय करना है। तो चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जल्द चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर कायदीन से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ ज़िमनी नहीं जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। हाथी के पाँव में सबका पाँव है। चेयरमैन PTI को दवाई मिल रही है, उन्होंने ऐसा भी कहा है। ज़मीनी इलेक्शन में जो है इंशाअल्लाह ताला वो जनरल इलेक्शन लड़ेंगे, और जनरल इलेक्शन लड़ने में उनके रास्ते में कोई चीज़ नहीं। जहाँ तक इमरान खान साहब की दवाई का मामला है, देखिए सच्ची बात ये है कि ये मैं कंफर्म बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे रीजनेबल डाउट है कि इमरान खान साहब को दवाई मिल रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ ये कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का मतलब है आइनी इदारे आइनी हद में अपना काम करें। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो ये तो गलत है। आज ये कहा जाता है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। भाई लेवल प्लेइंग फील्ड से कौन इनकारी है कि जमहूरियत के पौधे को
फलना फूलना चाहिए। जमहूरियत के पौधे की आबियारी की जानी चाहिए, उसकी परवरिश की जानी चाहिए। तो यहां तक तो ठीक है। और अगर कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो मुस्लिम लीग नून ने आज पहली बार लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम लिया है, जबकि पीपल्स पार्टी ये गिला करती आ रही थी कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। लेकिन कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया कि यह मिले ना मिले इलेक्शन पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन डे पर जियाले इसी जोश से बाहर निकलेंगे, कराची समेत पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदल कर रख देंगे। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलेगा, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। और ये पहली बार होगा जब जियाला मेयर होगा, जियाला सीएम होगा और जियाला वजीर आजम भी होगा। इस शहर की हम किस्मत बदल देंगे और साथ साथ पूरा पाकिस्तान की किस्मत इंशाल्लाह ताला हम मिलके साथ मिलके बदलेंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबात और इस बीच लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलना और फिर वजीर आजम पाकिस्तान भी इसी जमात से होना जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मामला दिलचस्प हैं। इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से महमूद मौलवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मौलवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड तो वैसे सबका बुनियादी मुतालबा है, इस वक्त मैसर किस किस को है? आपकी क्या कैलकुलेशन है? कौन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है और कौन इसका विक्टिम है इस वक्त? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, लेवल प्लेइंग फील्ड जो हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज चाह रही हैं, वो हम चाह क्या रहे हैं? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड हम ज्यादातर पार्टीज जो कह रही हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग, ठीक है ना, उसको आप लफ्ज दे दे लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है ना। ठीक है। अब जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक इलेक्शन जो होंगे एज पर नॉर्मल प्रैक्टिस एंड कल्चर ही होंगे, ठीक है ना। और हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये बैठ के एग्री करना पड़ेगा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद हम एक दूसरे के दस्ते गिरेबान नहीं होंगे और एक प्रोसेस को चलने देंगे, क्योंकि खुदा न खास्ता इलेक्शन के बाद अगर ये प्रोसेस आपस में पॉलिटिकल पार्टीज जो है तनाज़ा पैदा होता गया और इश्यूज बनते गए, तो मैं कहूँगा तीसरी कुव्वत जो है मजबूर होगी कि वो एंटर हो। उसकी वजह ये कि ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि अनरेस्ट और अनस्टेबिलिटी, उसकी वजह कि अनस्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगे। तो हमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सर जोड़ के बैठना होगा कि सब जो है वो इलेक्शन को इस तरह चलाएं कि बड़ी खुशी से चले। देखिए, होना वैसे भी जो अंदाजा नजर आ रहा है कि ये बनेगी इलेक्टेड, जिसको बोलते हैं नेशनल गवर्नमेंट, हंग पार्लियामेंट जी, इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट का। उसकी वजह देखिए क्लियर मेजोरिटी तो किसी के पास नहीं है। देखिए, इलेक्शन स्लोगन्स देना कि हम प्रेसिडेंट भी अपना बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी अपना बनाएंगे, गवर्नर भी अपना, ये इलेक्शन स्लोगन दे और हर पार्टी का हक है वो देगी, क्यों नहीं दे। मगर जो रियलिटी नजर आ रही है वो किसी के पास क्लियर मैंडेट नहीं होगा। उसकी वजह देखिए, पंजाब वुड बी डिवाइडेड, सिंध वुड बी डिवाइडेड, एपी के वुड बी डिवाइडेड। ये तो खैर कोई भी रीड कर सकता है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आपने अपनी जो बात का आगाज़ किया वो ये किया कि इलेक्शन के बाद सियासी जमातों को बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के बाद देखें एक पार्टी सबसे करीब होगी या सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी रही होगी लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो उस पर तो बाकी इल्ज़ाम लगाएंगे। तो ये क्यों ना जो तस्फिया है इसको इलेक्शन से पहले हल कर लें और सारे बोले भाई लड़ना हमने आपस में है, तीसरी चौथी तरफ नहीं जाते। ये नहीं हो सकता सियासी जमातों की तरफ से? देखिए, ये इसलिए नहीं हो सकता कि देखिए फिर अवाम को क्या बताएंगे एंड में। तो देखिए हर सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के देखिए ना समझौता कर लेती है। अभी तेरह पार्टीज मिलकर नहीं चला रही थी हुकूमत, जैसे ही हुकूमत से निकले, ठीक है ना, अब वो एक दूसरे पे इल्जाम तराशी शुरू हो गए, क्योंकि अगर वो सारी पार्टीज मिलके बैठ जाएंगी तो वो वोट और दूसरे को देखे। हमारे यहाँ कल्चर खराब हो गया ना, हमारे यहाँ जब तक दूसरी पार्टी को आप नीचा ना दिखाएं
तो अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाते। हालांकि होना अदर वे राउंड होना चाहिए, लेकिन ये क्या बात है कि मैं दूसरे को नीचा दिखाऊं अपने आप को ऊंचा करने के लिए। नहीं तो चलें, इसको आप नहीं समझते कि 2024 का जो इलेक्शन है उसको बुनियाद बना लें, जो हमारा एक जबरदस्ती आप कह लें कि नेचुरल हैबिटेट खराब हुआ है कि जिसमें हमने एक दूसरे की पगड़ियां उछालनी है, इस इलेक्शन में बुनियाद ही बदल दें। आप शुरू करें अपनी जमात से। आज और कल जिस तरह से अलीम खान साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने गुफ्तगू की, आप उन्हें मशवरा दें कि हम पॉजिटिव तरीके से चलते हैं, गुफ्तगू ही ना करें। आप अपने यहाँ से शुरू करें, क्या कहते हैं? देखिए, कल जहांगीर तरीन साहब ने खुद कहा, और मैं आपको बता दूं, मैं वहां बैठा हुआ था कल, उन्होंने कहा लेट्स स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोट। देखिए, हम पास्ट को भूल जाएं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर कीचड़ उछालते रहेंगे तो मेरे ख्याल से 20 साल और भी जो है ना, ये मुल्क आगे नहीं जाएगा, ये और मजीद तबाह होते जाएगा। मेरा कहना यह है कि हम इन चीजों को भूल के हम आगे की तरफ गए। जैसे आज वो दिखा रहे थे कि वो जो फराह गोगी का केस, देखिए फराह गोगी का केस, मैंने कहा फिर तो अब निशा के करप्शन बना लेते हैं ना, कि देखे ना कौन सी पार्टी है जो के पावर में रहने के बाद करप्शन में इन्वॉल्व नहीं हुई। सजा मिली नहीं मिली, वो सजाएं मिलनी चाहिए और केसेस अदालतों के जरिए से मामला होने चाहिए, ना कि पगड़ियां उछाली जाए। चलें, आप इतनी पॉजिटिव बातें करें महमूद मौलवी साहब, आई एक्सपेक्ट कि इस्तेकाम पाकिस्तान की जो पार्टी पॉलिसी है उसमें रिफ्लेक्ट करे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लीड के ये मामलात हैं, सब लोग इसको मांग भी रहे हैं। कुछ कहते हैं कि हमारे पास कम है, दूसरों के पास ज़्यादा है, कुछ कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना सही सिर्फ प्लेइंग फील्ड दे दें, यानी कि तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती नज़र आ रही है। ये तो इलेक्शन डे पर पता चलेगा कि फील्ड किसके लिए सेट थी और किसको लेवल मिला उस पर या नहीं मिला। खैर, बमबारी से रोज़ाना औसतन 136 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो रहे हैं, सिर्फ बच्चे। गजा के बच्चों की यौमी अमवात दुनिया के किसी भी तनाज़े के मुकाबले में सैकड़ों गुना ज़्यादा है। अरब मीडिया की रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले इंकशाफात हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शाम की 11 साला जंग में एक रोज़ में 3 बच्चे और मजमूई तौर पर 12,000 बच्चे शहीद हुए। अफगानिस्तान की 12 साला जंग में रोज़ाना 2 और मजमूई तौर पर 8,099 बच्चे शहीद हुए, जबकि इसराइली बमबारी से गजा में अब तक 4,324 बच्चे शहीद हो चुके हैं, जो अब तक के किसी भी तनाज़े में बच्चों की अमवात का सबसे बड़ा नंबर है। और दुनिया खामोश है। हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और इस न्यूज़ वार में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की करप्शन कहानी की, जिसकी आज निशानदही हुई है। फराह गोगी के असासों में, ज़ाहिरी असासों में यानी डिक्लेयर्ड असासों में 420% इजाफा हुआ, जबकि अनडिक्लेयर्ड असासे 15,300% तक बढ़े। और इसके अलावा उनके जो शौहर हैं और दीगर रिश्तेदार और हिस्सेदार हैं, उनके असासों में इजाफा अलग है, इस इजाफे के अलावा है। तो ये मामलात क्या हैं, इस पर जो मुखालिफिन हैं यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आया, तहरीक इंसाफ के से मुतालिक, इस करप्शन कहानी से मुतालिक पीपल्स पार्टी क्या कहती है, इस्तेकाम पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं, MQM ने क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे। और मामलात हैं क्या, एग्जैक्ट नंबर क्या है, फराह गोगी ये पैसा कहाँ लेकर गई, किस तरह लेकर गई, कौन कौन मुलविस है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा दूसरा हाईलाइटेड इशू आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं, वो है स्मॉग। इस वक्त पंजाब के 8 अजला में जुज़वी लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन पर अमल दरामद हो रहा है। गो के इसमें आज और कल के दिन कुछ नरमी है, सैटरडे संडे को इसमें सख्ती होगी। स्मोक क्या है, क्यों होती है, बचा किस तरह से जाए, और डेफिनेटली जब आप ये एग्जिस्ट कर रही है, आप इसके साथ सांस ले रहे हैं, तो आपने क्या एहतियात करनी है, किस तरह से अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को महफूज बनाना है, इसको भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, इसको शेयर करेंगे। जबकि तीसरी और अहम चीज़, दुनिया की तवज्जो जिस तरफ होनी चाहिए वो है गज़ा, और गज़ा में जारी जो तनाज़ा है, जिस तरह से इसराइल वहशियाना तरीके से नस्लकुशी कर रहा है, मामलात क्या हैं, गज़ा के बच्चे क्या कहते हैं, और अब तक का डाटा क्या बताता है कि किस तेज़ी से अब तक दुनिया भर के जितने तनाज़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अमवात हैं वो गज़ा में हुई हैं बच्चों की। बच्चों को क्यों मारा जा रहा है, ग्रेटर प्लान क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले PTI दौर रहे हुकूमत में जो अजब करप्शन की गज़ब कहानी है, ज़रा उसका आपके साथ डाटा शेयर करते हैं। चेयरमैन PTI के मुबैना फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान आज सामने आई। फराह गोगी के असासों में 2017 से 2020 तक हैरत अंगेज इजाफा हुआ। 5 अरब 92 करोड़ रुपए के असासों में इजाफा हुआ। 95 करोड़ रुपए के असासों का फराह गोगी खुद एतराफ़ कर चुकी हैं। गैर ज़ाहिरी मगर मिल्कियती असासे 3 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपए हैं। ज़ाहिरी असासों में 420, जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% तक का इजाफा हुआ। ये तमाम असासे फराह गोगी की ज़ाती मिल्कियत हैं, जबकि फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर और दीगर रिश्तेदारों के असासे इससे अलग हैं। तो इस हद तक इजाफा सिर्फ उस दौर में कि जब आपके दोस्तों की हुकूमत थी,
कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, इसकी वजूहात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन बयान कर रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि फराह गोगी को टैक्स एमनेस्टी स्कीम में फ़ायदा दिया गया, टैक्स स्कीम में उन्हें फ़ायदा पहुँचाया गया, जबकि चेयरमैन PTI कहते थे कि ये स्कीम अवाम के लिए है। अता तारड़ ने क्या गुफ्तगू की वो देखिए। नाक के नीचे अपनी ही आमदन में इजाफा करवा रहा है फ्रंट वुमन के जरिए, ये खाक ऑनेस्ट है? जो डेवलपमेंट स्कीमों में कमीशन लेता है ये खाक ऑनेस्ट है? जो अफसरों की पोस्टिंग में कमीशन लेता है ये खाक ऑनेस्ट है? जो एक प्रॉपर्टी टाइकून से अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी लेता है, 240 कनाल जमीन उससे अलहदा लेता है, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगता है और फिर कहता है मैं ईमानदार हूं। फरहद शहजादी और फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर को मुल्क से फरार करवाया, क्योंकि अगर वो तहकीकाती इदारों के हाथ आ जाते तो उन्होंने फराह ने फिर फर बोलना था, और फराह ने जब फर बोलना था तो उसने तो यही कहना था कि मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूं, मेरे पास तो कोई सरकारी ओहदा नहीं है, मुझे तो ये इमरान खान साहब ने सहूलत मुहैया की थी, मुझे तो इतनी ताकत उन्होंने दी थी कि मैं। इस मामले पर MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना था कि फराह गोगी के मामले से पता चलता है कि सब बातें झूठी थी। पाकिस्तानी निज़ाम के रखवालों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। देखिए, मेरे लिए बहुत एज अ पाकिस्तानी एक दुख और अफसोस वाली फीलिंग है। इमरान खान साहब की पार्टी के साथ हमारे मुल्क के नौजवानों ने अपनी उम्मीदें लगाई और उनको अपना मसीहा समझा और उनको ये समझा कि ये स्टेटस को चैलेंज करेंगे, कर रहे हैं, और ये मुल्क से जो वो मोरूसी सियासत खत्म करेंगे और करप्शन खत्म करेंगे। और इमरान खान साहब ने नारा लगाया कि वो रियासत मदीना बनाएंगे और वो चोरों को जेलों में डालेंगे और वो इंसाफ की बालादस्ती को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और अमर बिल मारूफ की बात की इमरान खान साहब ने, लेकिन उनके बिल्कुल अपने सामने वो ये सब कुछ करवाते रहे, अपने घर से वो सब कुछ करवाते रहे, और आज जो उनके शफात हो रहे हैं ये कोई बाहर के लोग नहीं है, उनके घर के लोग हैं, उनके साथ के लोग हैं, उनके 24 घंटे उनके साथ रहने वाले लोग हैं, और ये पहली कोई कहानी नहीं है। तो उससे ये पता चलता है कि जो वो कह रहे थे he never meant what he said, और वो सब कुछ धोखा था, फ्रॉड था, झूठ बोल रहे थे सारी बातों पे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल कर कहा कि चेयरमैन PTI ने लोगों की तलाशी का बयानिया बनाया और खुद करप्शन करते रहे। करप्शन फराह गोगी ने ही नहीं बल्कि चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया ने की। देखें, PTI के चेयरमैन हमेशा जलसों में खड़े होके और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और जिधर भी जाते थे लोगों से मुतालबा करते थे कि आप तलाशियां दें। आज उनकी तलाशी का टाइम आ गया है। आज देखें जो फराह गोगी की जो चीजें सामने आई हैं कि ये फराह गोगी की बेसिकली नहीं, ये PTI के चेयरमैन और उसकी बेगम साहिबा के हैं, क्योंकि उनके लिए काम करती थी। जब PTI की हुकूमत आई और जिस वक्त पता चला कि CM लगाने वाली कौन थी, उसके बाद वज़रा की भी जो है वो अपॉइंटमेंट और उसको जो है वो महकमे देना, फिर ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग, किसको नहीं पता, सारी दुनिया को पता था कि किस तरीके से वो पैसे लेके ट्रांसफर पोस्टिंग करती थी, क्या क्या कुछ नहीं करती थी। और जब PTI के चेयरमैन को ये पता चला कि उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होने जा रही है, तो उन्होंने फराह गोगी को जो है इस मुल्क से जो है वो फरार इख्तियार किया। अगर ये इसमें पाक साफ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि मुल्क को खूबसूरत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। PTI का लीडर अलबत्ता किसी के साथ भी मुखलिस नहीं था। तो आगे क्या सिखा रहे? नया पाकिस्तान। ये नया पाकिस्तान फर्क होगी ने बनाना सी, पाकिस्तान बना रही थी फर्क होगी। और मैंने कल कहा था, आज मैं फिर कहता हूं, आप लगाएगा जरा बुजदार को शौकत खानम का इंचार्ज। आपने हमें 15-20 साल एक ही बात समझाई है, कान हमारे पक गए थे। देखो मैंने कितना मेरिट लेके आया शौकत खानम में, और शौकत खानम बखा के सानू बुजदार दे देता। खैर, ये सारे मामलात हैं। अब्दुल अलीम खान ने आज इससे मुतालिक बात की है। कल के रोज़ भी उन्होंने उस्मान बुज़दार पर तनकीद की, वही उस्मान बुज़दार जिनकी काबीना का वो हिस्सा भी रहे बतौर सीनियर वज़ीर। लेकिन अब क्योंकि रास्ते अलग हैं, मामलात मुख्तलिफ हैं, तो तनकीद भी की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी आज खुलकर कहा। फैसल करीम कुंडी साहब का जुमला काबिल गौर है कि किसको नहीं पता था कि करप्शन हो रही है, ये किसको नहीं पता था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए पैसे लिए जाते हैं। लेकिन अगर सबको पता था और सब खामोश थे तो ये खामोश क्यों थे, और इन खामोशों का इसमें क्या किरदार है, ये भी एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब भी तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। यही
वजह है कि मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि इस मुल्क के निज़ाम के रखवालों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। वो ये क्यों कह रहे हैं, वो क्या कुछ जानते हैं, उनका इशारा किस की तरफ है, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनकी राय को समझें और उन्हीं के ज़रिए समझें। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून का अलबत्ता पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि इस तरह से करप्शन होती रही है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के लिए पैसे लिए जाते रहे हैं और ये सारा पैसा जो है वो फरागोगी के ज़रिए चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया तक पहुँचता रहा है। मामलात इस हद तक तशवीशनाक थे, तो इस सब में खामोश रहने वालों का भी किरदार था और वो खामोश क्यों रहे, इन सवालों का जवाब वो खुद दे सकते हैं। खैर, एक सवाल इस वक्त पंजाब के 8 अज़ला के शहरियों को दरपेश है, ख़ासतौर पर लाहौर के शहरियों को दरपेश है, और वो है स्मॉग। ये जो चैलेंज है ये हर दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है और बागों के शहर को फ़ज़ाई आलूदगी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये 364 रिकॉर्ड हुआ है, 364। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर दिल्ली का, दारुल हुकूमत का, पहला नंबर है। इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 517 है, 517। कलकत्ता की बात करें तो यहाँ 199 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसका तीसरा नंबर है। कराची 192 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ 192 के साथ चौथे नंबर पर है, जबकि ढाका आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज 5वें नंबर पर है। ये टॉप 5 की लिस्ट है और ये काबिल फ़ख्र टॉप 5 अलबत्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ इन शहरों में रहने वाले और इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की ज़िंदगी जो है वो यकीनन बहुत मुश्किल है, उनकी सेहत मुतासर हो रही है। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के निर्गे से निकल ही नहीं सका है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों की अगर इन पर्टिकुलर बात करें तो फ़ज़ा यहाँ पर जहर आलूद है। कैंट में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 659 है, 659 है, जबकि सैयद मरातब अली रोड जो है वहाँ और उसके इर्द गिर्द रहने वाले बसने वाले लोग जो हैं वो जिस हवा में रह रहे हैं, जो जहर आलूद हवा है, उसका जो क्वालिटी है वो 496 यानी ख़तरनाक हद है, ये इंतहाई ख़तरनाक हद है। और कैंट में तो फिर 659 है, ये मज़ीद ख़तरनाक है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है, ये माहौल है और ये वो गर्द आलूद हवाएँ हैं जिसमें हम सांस ले रहे हैं। स्मॉग से बचने के लिए पंजाब हुकूमत ने कहा है घर पर रहें और इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत एक्शन में है। आज अल्लामा इकबाल डे की छुट्टी के साथ 3 छुट्टियों का इजाफा किया, जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान हुआ। पंजाब के 8 अज़ला में मार्केट्स अलबत्ता आज और कल खुले रखने की इजाज़त दे दी गई है। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, गुजरांवाला, हाफिज़ाबाद और नारोवाल के ये अज़ला हैं कि जहाँ पर आज और कल मार्केट्स खुली रहेंगी। हफ्ते और इतवार को अलबत्ता ये बंद रहेंगी। आज मामूल के मुताबिक और कल मामूल के मुताबिक लोग जो हैं वो मार्केट्स जा सकते हैं और पार्क्स, जिम्नेजियम, होटल और दीगर पब्लिक मकामात भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। निगरान सूबाई वज़ीर माहौलियात बिलाल अफजल कहते हैं कि स्मॉग के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात कर रहे हैं। हर हफ्ते स्मॉग से मुताल्लिक शिद्दत का बाकायदगी से जायज़ा भी लेते रहेंगे। तो हर हफ्ते जब इसका जायज़ा लिया जाता रहेगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब आएगा, तो सवाल ये है कि क्या हर हफ्ते एक जुज़वी लॉकडाउन होगा, और अगर जुज़वी लॉकडाउन होगा तो फिर मामलात को जो मामूलात ज़िंदगी हैं उन्हें किस तरह से रवा रखा जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। खैर, ये स्मोग है क्या, ये किस तरह से हमारी सेहत को मुतासर करती है, इन सारे मामलात को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो स्मॉग है ये 1900 से ऑनवर्ड आपको ये टर्म सुनने को मिली होगी। ये धुएं और धुंध के मिलाप के लिए इस्तेमाल होती है, फॉग, और उसके बाद जो है इसको आप स्मॉग करके, स्मोक को फॉग के साथ मिला के इसको स्मॉग कर दिया। कोयला जलने की बुनियादी वजह जो कि ग्रेटर आप कह लीजिए स्मॉग थी लंदन की, वहाँ तो ये कोयले की वजह थी, और फिर उसके बाद खैर दुनिया भर में इसका तरीक़ाकार चेंज हो गया। जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है उसकी वजह से ये मामलात होते हैं, फिर गाड़ियों से जो गैस का अखराज है उसकी वजह से भी ये सारे मामलात होते हैं। डॉक्टर एजाज़ अहमद साहब हमें ज्वाइन करें, ज़रा उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये कोई बहुत इनकरेजिंग मामलात नहीं हैं जो अभी हैं, और हर गुज़रते साल ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बद से बदतर होता जा रहा है। अब इसका बुनियादी तौर पर लेट्स से कि अगर हम आज ये तय करें कि अगले साल इसकी शिद्दत को कम करना है, तो पहला हमने स्टेप क्या लेना है, किस डायरेक्शन में लेना है, ज़रा प्लीज़ बताइए। जी बहुत शुक्रिया। दरअसल जो स्टडी हुई हैं अभी तक की जितनी भी रिसर्च है वो ये कहती है कि जो इसकी जो बुनियादी वजह है उनमें से जो मेजर फैक्टर है वो है ट्रांसपोर्टेशन से जो एमिशन है वो होती हैं, वो इसका बुनियादी वजह है। और इसमें अभी जो रिसेंटली अर्बन यूनिट लाहौर ने स्टडी की थी जिसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 80% के करीब जो है इसकी मेजर रीज़न जो है वो गाड़ियों की एमिशंस हैं। तो अगर हम सिर्फ एक इसी सेक्टर को लेके और उसमें जो उसके वजूहात ये हैं कि एक तो जो ट्यूनिंग वगैरह जो है वो सही वक्त पे नहीं होती, हमारे यहाँ जो ऑयल इस्तेमाल होता है उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, ख़ास तौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती है, रिक्शा है,
बाइक्स हैं, इसी तरह चिंजी जो अब है, बसेस हैं, डीजल्स वगैरह जो ऑपरेट होती हैं, तो उसकी वजह से ये जो है मसला वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। वैसे दूसरी गाड़ियां भी जो आम इस्तेमाल करते हैं लोग, वो भी बढ़ रही हैं वक्त के साथ साथ। हम सड़कें तो चौड़ी कर रहे हैं लेकिन ट्रैफिक की मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं होती। तो ये जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे ये मसला रहेगा। तो सबसे पहला जो काम है वो तो यही है कि हम ये देखें कि किस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताकि जो है वो इस्तेमाल करें, और जो ये एमिशन का जो बर्डन है। नहीं, लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उसमें भी जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कह लीजिए तादाद बढ़ा लेते हैं, लेट्स से लाहौर में 10,000 बसें ऑपरेट होती हैं और लोग अपनी गाड़ियां छोड़ के इन बसों में सफ़र करते हैं, तो स्टिल जब आप वो रिवायती तरीक़ों पे चलने वाली गाड़ी पे जाएंगे तो मसला तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो फिर इसमें एक स्टेप फर्दर ये नहीं है कि फिर आपको इलेक्ट्रिक की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि इसका अल्टीमेट हल है? डेफिनेटली, लेकिन ये है कि उसके बावजूद अगर आप देखें एक बस पे अगर 50 लोग सफर कर रहे हैं तो आपने जो है वो चले 25-30 गाड़ियां कम कर दी ना सड़क पे, तो वो एक बस जो है वो। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब तक के ऐसे डीजल पेट्रोल चलेगा तो तब तक तो ये प्रॉब्लम रहेगा। जी पेट्रोल, लेकिन पेट्रोल जलने की तादाद कम हो जाएगी ना। एक गाड़ी, ठीक है, लेट्स से इसको मेलो डाउन कर लेते हैं। लेकिन इसमें हमें तो ये बताया जाता है बार बार, या आप कह लें जिसका जो नंबर 1 कॉज कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि जो फसलों की जो बाकियात जलती हैं उसकी वजह से ही होता है। हाँ जी, वो भी है। उसका क्या हल निकालें? जी, उसका हल यही है कि देखें ये हमें जो गंदम की फसल है वो नहीं जलती। ये जो है चावल की फसल है, इसको जलाया जाता है, और उस इत्तेफाक से उस वक्त जो एनवायरनमेंट जो आपका जो मौसम है, दर्जा हरारत है, वो भी कम होता है। जलने की वजह से वो जो है वो सारा स्टफ नीचे आता है, जबकि हवा भी नहीं इस दौरान में चल रही होती, जिसकी वजह से वो डिस्पर्सल जो है ना वो नहीं होती। ये जलने की भी वजूहात हैं। इसके लिए भी जो मतलब है बहुत से तरीक़ाकार हैं जिसको मैनेज किया जाता है। हम अगर अपने जो पुराना तरीक़ाकार है उसमें ये होता था, ये जो पराली जिसको कहते थे ये इस्तेमाल होती थी बाकायदा। ये इसका जो जैसे लोग अपनी छतों पे डालते थे, उससे उसकी मजबूती के लिए वो इस्तेमाल होती थी। फिर बहुत से ऐसे तरीक़ाकार हैं कि जिससे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी ऑल्टरनेट यूजेस की तरफ आना चाहिए। और दूसरा ये कि गाड़ियां जो है उनकी तादाद कम करते हुए फिर उसमें भी एक एडवांसमेंट ये होगी कि पेट्रोल डीजल से हमें जान छुड़ाकर हमें इलेक्ट्रिक की तरफ जाना पड़ेगा। खैर बिजली नहीं आती, और फिर बिजली आती है तो महंगी भी होती है। मसाइल बहुत हैं हमारे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। स्मॉग से तहफ़्फ़ुज़ की तदाबीर जो हैं वो ज़रा हम आपके सामने दोहरा देते हैं। स्मॉग की शिद्दत ज़्यादा होने पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, जैसे भी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे। गाड़ियाँ कम चलाएं क्योंकि इसकी वजह से जो गैस एमिशन है वो कंट्रीब्यूट करती है इस स्मॉग की शिद्दत में। फिर 4 दीवारी में रहें, अपनी बैरूनी सरगर्मियों को ज़रा महदूद रखें। अगर बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है, मास्क लगा के जाएँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, और फिर ऐसे इलाकों में जाने से गुरेज करें जहाँ पर ट्रैफिक हो, क्योंकि वहाँ पर तो फिर है ही धुआं। और फिर ऐसे वक्त में कि जब स्मॉग है तो पार्टिकल्स जो है वो हवा में मुअल्लक रहेंगे तो आपकी सेहत पर असरअंदाज होंगे। अगर आप पहुँच ही गए किसी ऐसे ट्रैफिक जैम में तो वहाँ गाड़ियों के शीशे बंद रखें। अगर बाइक पे हैं तो फिर मास्क पहन के रखें, और कोशिश करें कि जितने फ़िल्टर्स जो हैं उनको आप ऐड कर सकें वो कर लें। अब ज़रा हम कुछ सियासी अपडेट्स आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि स्मॉग जो है इसमें आपका मंज़र भी धुंधलाया हुआ है, लेकिन इस धुंधलाए हुए मंज़र में कुछ आप कह लीजिए क्लैरिटी ला रहे हैं साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। उन्होंने बताया एक तो ये कि नवाज शरीफ जल्द चौधरी शुजात हुसैन से मिलेंगे। सिर्फ शुजात हुसैन से नहीं बल्कि दीगर कायदीन से भी मुलाकातें होंगी। ये भी बताया कि ज़िमनी नहीं बल्कि जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। और इमरान खान की किसी दवाई का भी जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो उन्हें मिल रही है। सुनिए। बाद में ज़मीनी इलेक्शन में जो है इंशाअल्लाह ताला वो जनरल इलेक्शन लड़ेंगे, और जनरल इलेक्शन लड़ने में उनके रास्ते में कोई चीज़ नहीं। जहाँ तक इमरान खान साहब की दवाई का मामला है, देखिए सच्ची बात ये है कि ये मैं कंफर्म बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे रीजनेबल डाउट है कि इमरान खान साहब को दवाई मिल रही है। खैर इस बीच मुझे थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिला तो मैंने सोचा कॉफ़ी भी पी लीजिए। खैर दवाई की बात राना सनाउल्लाह साहब करें, वो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। जावेद लतीफ़ साहब अलबत्ता कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो का मतलब क्या। उन्होंने इसकी तारीफ़ जो है वो बता दी है। उन्होंने कहा आईनी इदारे आईनी हद में रहकर अपना काम करें, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया और ये कह दिया कि कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो ये तो गलत है। मुझे आज ये कहा जाता है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। भाई लेवल प्लेइंग फील्ड से कौन इनकारी है?
कि जमहूरियत के पौधे को फलना फूलना चाहिए, जमहूरियत के पौधे की आबियारी की जानी चाहिए, उसकी परवरिश की जानी चाहिए। जो यहां तक तो ठीक है, और अगर कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो ये गलत है। खैर, लेवल प्लेइंग फील्ड के मामलात मुस्लिम लीग नून तक भी आ गए हैं तो समझ लें कि मामला कुछ दिलचस्प हो गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी इस लेवल प्लेइंग फील्ड से खुद को मुबर्रा कर चुकी है। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, यह हमें मिले ना मिले हम इलेक्शन लड़के दिखाएंगे और वज़ीर आज़म भी जियाला होगा। उनकी भी सुनिए। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलेगा, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। और ये पहली बार होगा जब जियाला मेयर होगा, जियाला सीएम होगा और जियाला वजीर आजम भी होगा। इस शहर की हम किस्मत बदल देंगे और साथ साथ पूरा पाकिस्तान की किस्मत इंशाल्लाह ताला हम साथ मिलके बदलेंगे। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी इससे पहले शिकवे कर चुके हैं। उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली माजी में। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो? उनकी भी सुनिए। बिल्कुल सही कहते हैं। आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अगर आखिरी टेन्योर पूरा कोई भी असम्बली ना करे, अदरवाइज 60 दिन में, बिल्कुल इत्तेफाक है। लेकिन हमें आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी होंगी। जब एक दफ़ा सेंसस फाइनलाइज हो जाए और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसको अप्रूव कर दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। आइन बहुत क्लियर है कि उसके बाद उसको डिलिमिटेशन करना है। फ्री एंड इलेक्शन होनी चाहिए पाकिस्तान में और लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसके बगैर हमारा जो है जी वो बिल्कुल गुजारा नहीं है। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसहाक़ डार साहब ये कह रहे हैं। लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती क्या है? ये सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? इसका बुनियादी मतलब अगर डिक्शनरी डेफिनेशन पे आ जाएं तो इसका मतलब तो ये है कि सियासत करने के लिए सबको यकसा मौक़े मिलें, सिस्टम किसी मखसूस पार्टी की तरफ झुका हुआ ना हो, सियासी जोड़ तोड़ ना हो रही हो अननेचुरल तरीके से, इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए यकसा मौक़े मैसर हो, यानी सबके पास इलेक्शन कैंपेन का मौका हो, जलसे जुलूस का मौका हो, कॉर्नर मीटिंग्स का मौका हो। इलेक्शन से पहले किसी एक पार्टी के लिए सियासी माहौल ना बनाया जाए। निगरान हुकूमत सब पार्टियों के लिए न्यूट्रल भी रहे, यानी उसका भी झुकाव जो बेसिकली उस पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की जिम्मेदार होती है, वो किसी तरह से जो है वो ये रिफ्लेक्ट ना करे कि वो किसी एक पार्टी की फेवर में है। अलबत्ता हमारे यहाँ सियासी लेवल प्लेइंग फील्ड का एक मतलब ये भी निकाला जाता है कि थोड़ा मौका हमें भी दे दें, और जब नहीं मिलता तो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। खैर, तमाम रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। सदर मुमलिकत ने निगरान वज़ीर आज़म को पीटीआई के खदशात पर गौर करने का कहा है। कल के रोज़ एक ख़त लिखा था सदर मुमलिकत ने। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अनवारुल हक काकड़ को ख़त लिखा, कहा सियासी वफादारियाँ बदलना बाइस तशवीश है। निगरान हुकूमत का तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना अहम है। जमहूरियत ही अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। अवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना जमहूरियत की रूह है। आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन पर पूरे मुल्क में इत्तेफाक है। निगरान वज़ीर आज़म हुकूमती सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें। तो उमर अयूब के ख़त के बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक ख़त के ज़रिए ये कहा है वज़ीर आज़म को, निगरान वज़ीर आज़म को, जिनकी जो ड्यूटी है, पहली ड्यूटी वो यही है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया, ज़रा उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने में आप किस हद तक कामयाब हो गए हैं अभी तक? किस हद तक होना है जी, जब मुनसिफ ही खामोश हो और आंखें बंद किए हो, फिर उसमें कहाँ से होना है या कामयाब कहाँ तक होना है लेवल प्लेइंग फील्ड में। अब तो खुल्लम खुल्ला जो है वो डेवलपमेंट की स्कीमें दी जा रही हैं टिकट होल्डर्स को, और उनको तरक्याती कामों की वो निगरानी भी करेंगे और वो स्कीम्स भी देंगे। तो ये कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड है जी कि एक साबिक वजीर आजम जो है, एक पार्टी का सरबराह है, वो गवर्नर हाउस में जाता है, गवर्नर हाउस में बैठकर वो टिकटों की तकसीम के फैसले करता है, मशावरत करता है।
तो ये पता नहीं कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो काम उससे भी ज्यादा आगे चला गया है। नहीं, इसमें शिकवा किस तरह का है? यानी आपका शिकवा ये है कि शिकवा नहीं है, ये नहीं, मैं शिकवा तो होता है जी जब मैं और आप एक दूसरे को शिकवा दे रहे हो कि आप यार मुझे अच्छी तरह मिले नहीं हो, हमारा ताल्लुक था। भाई हम आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की कहते हैं इलेक्शन कमीशन को कि उसकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन का फ्री एंड फेयर इनेकाद करवाए। हमारा शिकवा किससे है? जब शिकवे हम कोई शिकवे यहाँ पे कोई सौतने बैठी हुई है कि वो एक दूसरे से शिकवे करेंगे। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, टैक्स पेयर हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से हमारा ताल्लुक है, हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इलेक्शन में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, ये शिकवा तो नहीं है। ये तो आईनी जिम्मेदारी याद करवा रहे हैं इदारों को कि आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, जब बलूचिस्तान में बाप का वजूद होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होता है सबको पता है। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सेनेट की नशिस्त तहरीक इंसाफ के दौर में जिस तरह आप लोग सिक्योर करते हैं, वहाँ आपको फिर ये फील्ड लेवल और फिर उसमें प्लेइंग के मौके आपको क्या हमने किया है यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन याद नहीं रहता? वो उनके साहबजादों की वीडियोज आपको याद है जिसमें वो पैसों के मामला डिस्कस कर रहे थे? हमें याद रहता है, हमने वो इलेक्शन लड़ा, हम इलेक्शन जीते, दूसरे इलेक्शन में हमें हराया गया। ये कौन सी बात है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्शन क्या गैर तरीके से जीते थे? हमने वोट लिए, हम जीत गए। आप जिस बाप पार्टी का कह रहे हैं, बाप पार्टी ने वहां पे हमने एक जमात को बहसियत जमात सपोर्ट किया, हमारा आईनी हक है, कौन हमें रोक सकता है? क्या PMLN की मुखालफत करना जुर्म है? ये तो कोई जुर्म नहीं है। ये जिसको आपने इतना बड़ा जुर्म और एजुकेशन बना मैं जुर्म नहीं, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं किसी चीज को जुर्म कहूं। कौम को गुमराह नहीं कर सकते आप। नहीं हसन मुर्तज़ा साहब, मैं किसी चीज को जुर्म नहीं कह रहा। मैं बलोचिस्तान के इलेक्शन को आप कह रहे हैं कि वो इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने बाप का साथ दिया, हमने अच्छा किया। वो जो पूरी तब्दीली थी, वो जो जारी साहब को हटाया गया, हाउस में तब्दीली आई, काफ लीग में से फिर बाप निकली, वो सब आप खुद कर रहे थे? आपका काम प्लीज ये नहीं है कि आप माइंड मेकअप करें या आप एक परसेप्शन बिल्ड करें कि ये उस वक्त ये हुआ था और अब ये जायज है। ये नहीं आप कर सकते। जायज नहीं है। आप एंकर है, आपकी एक साफ जिम्मेदारी है। मैं तो आपसे आपके मामलात पूछ रहा हूँ ना। मैं देखिए, इफ यू अलाउ मी टू स्पीक, आपको भी पूरी करनी चाहिए। हसन साहब, इफ यू अलाउ मी टू स्पीक, मैं आप बोलूँ आपकी इजाजत से? जी आप जरूर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जारी साहब के मामलात को लेकर जो तब्दीली पूरी प्लान हुई थी, वो आउट ऑफ नोवेयर जो बलूचिस्तान में एक हंगाम था, वो पीपल्स पार्टी ने खुद किया था, या उस टाइम पे आप समझते हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकादा था कि वहाँ बलूचिस्तान से हंगामा, चाय की प्याली में तूफान हो? वहाँ पर एक हुकूमत आईनी तरीके से तब्दील हो रही थी। पीपल्स पार्टी ने एक जमात की हैसियत से एक जमात का साथ दिया, वो तब्दीली आ गई, उसमें कौन सी गैर कानूनी? आपने तो जमात में से जमात निकाल कर दी। क्या? आपने तो जमात में से जमात निकाल कर दी, उसके बाद बाप का वजूद आया ना। अब मेरी अर्ज सुने ना, वो हमने तो नहीं ना निकाली। किसने निकाली? देखिए, जिसने भी निकाली, देखिए अब किसी जगह पर भी अब एक आईनी तब्दीली आई कौमी असेंबली के अंदर, पीपल्स पार्टी ने एक जमात का साथ दिया, हमने दिया, हम उनके साथ बैठे रहे। हम आज भी कहते हैं कि हम उनके इत्तेहादी थे। हम ये कहना अगले इलेक्शन में इत्तेहाद क्यों नहीं हो रहा? अच्छा हसन साहब, जिस नोट पे आपने अपनी बात छोड़ी, 16 में आप साथ बैठे, उसके बाद सारा कुछ अच्छे नोट पे एंड हुआ, मियां साहब की वापसी पे जरदारी साहब ने कॉल भी की, अब क्या चीज आपको रोक रही है साथ बैठने से? नहीं, हमें साथ बैठने से तो कोई चीज नहीं रोक रही। देखिए, साथ बैठने का कोई तरीकाकार होता है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गैर जमहूरी रवैये की सख्त खिलाफ है। हम कहते हैं लाडला कोई भी नहीं है, सबके लिए एक जैसा माहौल होना चाहिए। इसमें साथ ना बैठने वाली कौन सी बात है? इसमें जहां तक मेरी याददाश्त है हसन साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से तो एक एग्रेसिव रवैया है। मुस्लिम लीग नून तो अभी भी बड़ा बचा के चल रही है, फिर आप क्यों नहीं जा रहे उनकी तरफ? कतन एग्रेसिव रवैया नहीं। हम तो पीपल्स पार्टी 16 माह की वजारत खजाना पर तनकीद कर रही है, सारे मामला कर रही है। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो आइन के मुताबिक कहती है, चलो कौन सा आइन और कौन सा कानून कहता है कि एक ऑब्स्टेंडर आए और उसको आते ही एयरपोर्ट के ऊपर नाजरा भी चला जाए, उसको सी ऑफ करने के लिए आपका एक सफारतकार आए, और फिर उसकी गुफ्तगू जो हुई वो भी सारी कौम ने सुनी, उसने क्या कहा, फिर यहाँ पर आते ही
नैब भी जो है वो भी लेट जाए, वो सारी चीजें। भाई ठीक है, आप हम कहते हैं नैब काला कानून था, लेकिन आपको जैसे दूसरे एक सजा याफ्ता सरेंडर करता है, उनकी सजा गलत थी सही थी, ये बहस ही नहीं है, सजा तो थी ना। आप अदालतों का भी मजाक उड़ाए, आप सारी चीजों का करें। पीपल्स पार्टी अगर बात करती है तो बात करने का हक तो होना चाहिए ना। बाकी तारीख लिखी जा रही है, वो देख रही है, तारीख खुद बताएगी कि किसने क्या किस वक्त किया। पीपल्स पार्टी ने गलत किया है, वो भी तारीख का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी ने ठीक किया है, वो भी तारीख का हिस्सा है। आपने रेलेवेंट जगह पे शिकवा किया है? रेलेवेंट जगह से मेरी मुराद इलेक्शन कमीशन है, शिकवा किया है? यकीनन हमने की है, हम पहले भी किया है, हम अब भी कर रहे हैं। बाकायदा उनको साथ साथ लिख रहे हैं कि ये जो हमें शिकायत हैं इनको सुना जाए, ये अनहर्ड नहीं पड़ी रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और लेवल प्लेइंग फील्ड के जो मामलात हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। उनका कहना है कि प्रोटोकॉल मिल रहा है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि किसी तरह से सारे मामलात को उनके लिए सजाए जा रहे हैं, यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए सजाए जा रहे हैं। ये गैर आईनी है, ये नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट आ रही है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में पार्टी उमूर से मुतालिक एक अहम इजलास हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की क़यादत के दरमियान सूबे की सियासत और तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमाओं और कारकुनों को आम इंतखाबात के लिए तैयारियों की हिदायत भी सामने आ रही हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो बलूचिस्तान जाने का इरादा रखते हैं। 13 नवंबर गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि वो बलूचिस्तान जाएंगे। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी बलूचिस्तान में अपने जो सियासी लोग हैं उन्हें एक्टिव होने का कह दिया है। अच्छा से बात करें, कोई मेरा ख्याल है वो भी नहीं अब कुछ कर सकते, वो मैच फिक्सिंग वगैरह पे काम नहीं कर रहे। ये तो बहुत ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, मगर वो मुझे समझ नहीं आई। इंडियन बॉलर चल रहे हैं अफगानिस्तान के, इंडियन बॉलर्स ने एक तो बॉलिंग बहुत हमारे वालों को भी थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। मैं हसन रजा की तरह ये कह के फंसना नहीं चाहता कि बॉल से खेल रहे हैं। आई थिंक सबके एक ही स्टैंडर्ड बॉल है जो यूज होता है क्रिकेट में, तो ये बड़ी फजूल बात है। अच्छा चलें, लेट्स, अब तो खैर हम चले गए ना, हमारा तो काम खत्म हो गया। हाँ जी, इस वर्ल्ड कप की एक बहुत बड़ी गलती हमारी जो हमने मुसलसल की और हमारा ये हाल हुआ, क्या है आपकी नज़र में? बॉलिंग ऑर्डर, गलत बॉलर्स या गलत प्लेयर सेलेक्ट करना या इंजर्ड प्लेयर के साथ जाना या कई स्पिनर्स को ना खिलाना, बहुत गलतियां हैं हमारी जो हमने की। अब देखें पाकिस्तान हार गया है, एज ए यूनिट ना खेलना, एज ए यूनिट ना खेलना भी है। सुनना है फिर कुछ खबरें आ रही हैं कि IQ से लड़ाई हुई। मैं राब्ता करता हूँ कि IU का क्या मसला है। उन्होंने बिल्कुल कल की एक ट्वीट की मैंने देखी थी उनकी, जिसमें उन्होंने फिर कहा कि कुछ हुआ है, बल्कि बीच बचाव कराना पड़ गया। तो आई डोंट नो ये खबरें कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, मगर अब आप देखेंगे एक स्क्रूटनी होगी बड़ी, एक ऑपरेशन क्लीन अप होगा जिसकी हम बात करते हैं। तो बस ये बॉयज अब वापस आ जाएं। चलें, अब तो खैर आ ही रहे। मैं मनसब आपका शुक्रिया करते हुए जरा लेटेस्ट खबर है वो लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज खानाजात पंजाब मियाँ फ़ारूक नज़ीर की शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर उनके मज़ार पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई। मियाँ फ़ारूक नज़ीर ने विजिटर्स बुक में अल्लामा इकबाल को खिराज तहसीन पेश किया। अल्लाह ताला हम सबको अफ़कार इकबाल और फ़लसफ़ा खुदी पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस मौके पर उनका कहना था कि मुल्क अल्लामा इकबाल ने इसका ख्वाब देखा था, इसे बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों के साथ मिलकर शर्मिंदा ताबीर भी किया। मज़ार इकबाल पहुँचने पर IG जेल खानाजात को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुझे इजाज़त दीजिए।